क्या हम कांग्रेस की इस स्ट्रेटजी से ये उम्मीद लगा सकते हैं कि हरियाणा में दलित मुख्यमंत्री मिल सकता है? अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने ही हम्म। चार चार दलित मुख्यमंत्री बनाए हैं। हम्म। चाहे वो पंजाब का ले लें, हम्म। चाहे महाराष्ट्र में सुशील कुमार शिंदे को ले लें, चाहे रामचंद्र दास को ले लें, जी। चाहे उड़ीसा में ले लें। हम्म। क्यों नहीं बन सकता? सब जगह बन सकता है, हम्म। कहीं भी बन सकता है। ये तो कांग्रेस का नेतृत्व और विधायक दल तय करता है। लेकिन ये कहने वाले खुद बीजेपी वाले कौन होते हैं? जिन्होंने आज तक कभी कोई दलित मुख्यमंत्री बनाया है कहीं भी किसी प्रदेश में? शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को मैनिफेस्टो में क्या वादा कर रही है कांग्रेस, क्या दलित समाज के लिए करेगी? देखिए, एक तो हमारा 100 गज के प्लॉट, उसमें मोस्टली दलित और पिछड़ा ही है। पूरा जो है वो उनके तरफ रहेगा। अब SCBC कोई हमारी जो योजना है सबसे बड़ा लाभ होगा। हरियाणा पहला राज्य है जहां बीजेपी सरकार ने इस पर फैसला किया कि हम वर्गीकरण लागू करेंगे। हालांकि चुनाव घोषित हो चुके हैं, उनका फैसला लागू नहीं होगा, वो सिर्फ एक चुनावी जुमला है उनका। आपका वर्गीकरण पर क्या स्टैंड है? कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी? देखिए, उनका तो चुनावी जुमला है, ये तो राजनीतिक स्टंट है। और ये जो बाबा साहब ने जो संविधान में जिन जातियों को चिन्हित किया था शेड्यूल कास्ट में, अब उनमें ये विभाजन का, उनमें आपस में उनको बांटने का ये षड्यंत्र है। कुमारी शैलजा दलित समाज के नेता हैं, सम्मानित नेता हैं। कांग्रेस की कई रैलियों में उनके बारे में आप शब्द बोले गए, उनकी जाति को लेके कमेंट किया गया, और उसके बाद से हम देख रहे हैं बीजेपी वाले उसको चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो दलित नेताओं का क्या हाल है कांग्रेस में, कैसे अपमानित कर रहे हैं कांग्रेस वाले दलितों। इनको तो दलितों के बारे में कहने का अधिकार नहीं है। दलितों के दलित विरोधी, संविधान विरोधी ये लोग हैं। ये तो रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। ये तो वो लोग हैं, इनसे हमें कोई सीख नहीं लेनी। उदय भान जी, मैं हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जा रहा हूँ, खरखोदा, रोहतक में, सोनीपत, पानीपत, कई जगह गया। लोग जो हैं गांव के लोग ये कह रहे हैं कि भाई हरियाणी में कह रहे हैं कि हम तो इन पोर्टला ने खा लिए। जो पोर्टल्स बनाए हुए हैं किसी फैमिली आईडी का, प्रॉपर्टी का, हेल्थ का, अलग अलग तरह के पोर्टल्स हरियाणा में ऑनलाइन काफ़ी चल रहे हैं। इसको लेके जनता असहज है और थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही है, और वो कह रही है कि हमारा इससे नुकसान हो रहा है। इन पोर्टल्स को लेके आप क्या करेंगे अगर सरकार बनती है तो? अब किसान ये कहने लगे हैं कि जब ये वोट मांगने आएंगे तो इनसे कहो कि पोर्टल से वोट मांगो। और जिस दिन 5 तारीख को वोट पड़ेगी उस दिन कह देंगे कि बीजेपी का पोर्टल काम नहीं कर रहा। पोर्टल बंद था। पोर्टल बंद था। अच्छा जवाब है। एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, हाल ही का आपके मैनिफेस्टो घोषणा का है। गीता भुक्कल आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। बीजेपी IT सेल के अध्यक्ष हैं अमित मालवीय, उन्होंने वो ट्वीट किया और आरोप लगाया कि आप उन्हें गलत तरीके से टच कर रहे हैं और वहाँ पे अभद्रता कर रहे हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से वायरल किया जा रहा है। ये इतने घटिया किस्म के लोग हैं, कुछ भी किसी भी हद तक नीचता की पराकाष्ठा पर ये जा सकते हैं। जय भीम, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। इस वक्त हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तीसरी टर्म पाने के लिए बेकरार है। लेकिन हरियाणा में क्या कांग्रेस बीजेपी को चुनौती दे पाएगी? क्या होगा हरियाणा की राजनीति में? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम पलवल जिले की होडल सीट पर आए हैं। होडल विधानसभा सीट जो पहले हसनपुर सीट थी, और इस सीट पर एक परिवार जो है लगातार जीतता रहा है। उसी परिवार के सदस्य और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उदय भान जी, जो कि होडल से ही कई बार 4 बार विधायक भी रहे हैं, हसनपुर जब इसका नाम होता था, और अब पूरी हरियाणा कांग्रेस की अगुवाई भी कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस क्या कुछ लेकर आती है, क्या मैनिफेस्टो गारंटी में समाज को, बहुजन समाज को, दलित बहुजन वंचित वर्ग को क्या वादे करती है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी फिजा है, बहुत दौरे चल रहे हैं, रात लेट आते होंगे, तो कैसा चल रहा है कैंपेन आपका? बहुत जबरदस्त उत्साह है लोगों के अंदर, और बीजेपी के प्रति बहुत भारी गुस्सा है। पूरा ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की जबरदस्त लहर के आंधी चल रही है।
और हमें ये उम्मीद है पूरी तरह से कि जो 2005 का रिकॉर्ड था कांग्रेस का 67 सीट लेने का, वो इस बार वो रिकॉर्ड टूटेगा। तो हरियाणा में बीजेपी सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि 10 साल लोगों ने देख लिया उनका कामकाज, उसका फायदा मिल रहा है कांग्रेस को, या कांग्रेस की जमीन और ज्यादा तैयार हुई है? दोनों ही चीज़ें होती हैं। एक तो ये किसी वादे पर ये खरे नहीं उतरे। इन्होंने तो कहा था कि 9,000 रुपये महीने हम बेरोजगारी भत्ते देंगे, 50,000 सरकारी नौकरी हम हर साल लगाएंगे, लेकिन कहने को कुछ नहीं। इन्होंने कहा था कि शेड्यूल कास्ट का जो है ना SC कमीशन, हम इसका नए सिरे से करेंगे और इसमें इनको संवैधानिक अधिकार देंगे, बैकलॉग को पूरा करेंगे। लेकिन हर चीज़ पर ये विफल हुए। और जैसे कि हरियाणा में विकास को तो एक तरह से लकवा मार गया। एक भी इंच तो इन्होंने मेट्रो की बढ़ाने की काम नहीं किया। कोई बिजली का एक यूनिट इन्होंने उत्पादन का कोई काम नहीं किया। नई कोई रेल की लाइन कोई जो है वो कोई मंजूर कराने का काम नहीं किया। जो मेडिकल कॉलेज या इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटी हैं, कांग्रेस के टाइम में 12 बने थे और वो 18 बने थे। इन्होंने एक भी उसको करने का काम नहीं किया। प्रदेश को पीछे धकेल दिया। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में प्रतिदिन एवरेज 4 से 5 मर्डर, 5 बलात्कार, 13 अपहरण, 46 महिलाओं के प्रति अपराध, 96% शेड्यूल कास्ट के प्रति अपराध बढ़े हैं। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है इनका, सामाजिक सुरक्षा सूचकांक, उसमें भी केंद्र सरकार ने हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश माना है। उसका परिणाम यह है कि युवा बेरोजगारी की वजह से अपराध की तरफ जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है और बाहर विदेशों में पलायन कर रहा है। उनको अपना भविष्य चौपट नजर आता है। और इसी कानून व्यवस्था के चलते कोई उद्योगपति यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए, कोई निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने लीला होटल में एक ड्रामा किया था, सारे NRI और उद्योगपतियों को बुलाया था। खट्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6,19,000 करोड़ का निवेश होगा। 474 MOU साइन हुए हैं। काफी प्रचारित किया गया था उस इवेंट, काफी प्रचारित किया गया था उस इवेंट को। 2 लाख बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन रिजल्ट 0। आज पूरी तरह से इस कानून व्यवस्था खराब होने की वजह से कोई यहाँ पर निवेश नहीं करता। आज राजस्थान का, दिल्ली का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का सारा गुंडा हरियाणा में घर कर गया है। आज सरेआम फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, मर्डर किए जा रहे हैं। आज विदेशों में बैठ करके फिरौती मांगी जाती है, जेल में बैठ करके फिरौती मांगी जाती है। व्यापारी भयभीत है पूरी तरह से। कारोबार में जो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो ये सारी मुद्दे हैं जिससे लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं किसानों के मुद्दे पर। 13 महीने तक किसान बैठे रहे, उनकी बात सुनी नहीं गई। सर्दी, गर्मी, बरसात, आज भी वो उनको न्याय नहीं मिल रहा। किस तरह से उनको पानी की बौछारें हैं, ड्रोनों से हमले किए गए, किस तरह से कांटे कील बिछा करके दीवारें खड़ी कर दी गई। मान लो कि कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे हम पहुंच गए हों जहां हम नहीं जा सकते। तो इस तरह का माहौल पैदा किया। हमारी बेटियां जिन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया इंटरनेशनल लेवल पर, उनको धरने पर बैठना पड़ा अपने न्याय के लिए। उनकी FIR तक दर्ज नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पे तब जाकर के FIR हुई। तो ये सारी चीज़ से लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। अग्निवीर एक बहुत बड़ा धोखा।
हमारे हरियाणा से एवरेज 5,000 से 5,200 बच्चे फौज में जाते थे हर साल। बड़ा नंबर जाता था हरियाणा से। अब 900 हम्म 900 रह गए। हम्म सारे गांवों में सब जगह सड़कों पर दौड़ लगाते बच्चे बनते थे। अब उनका इंटरेस्ट नहीं है, कह रहे 4 साल के लिए क्या करेंगे जाके। उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। हम्म तो ये एक बहुत बड़ा आर्मी के साथ भी है। हम्म आर्मी को भी विश्वास में लिया, जनरल नरवणे ने भी इनको पोल खोल दी कि हमें नहीं पूछा गया। हम्म तो इस तरह के जो ना ये फैसले लिए हैं उससे लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत आजकल आप अखबार पढ़ रहे हैं? अखबार आता है आपके घर में? अखबार तो सारे आते हैं लेकिन अखबार पढ़ने के का पहले मौका पन्ने पे विज्ञापन आजकल हरियाणा सरकार दे रही है, फ्रंट पेज पे ही आता है, नॉन स्टॉप हरियाणा। उनका दावा है कि हुड्डा सरकार में सिर्फ 60,000 नौकरियां दी गई थी, हमने 1,52,000 नौकरियां दे दी, हमने अपराध मुक्त बना दिया, हमने रोजगार बहुत सारे दिए और हरियाणा नंबर 1 हो गया नॉन स्टॉप। वो विज्ञापन देखते हैं तो कैसा लगता है? हंसते हैं लोग। हम्म और वो जो मुख्यमंत्री जो 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया, वो रोज इस तरह के वो दे रहा है। यहाँ पे तो नॉन स्टॉप जो सारे मैंने मुद्दे बताए, नॉन स्टॉप क्राइम है, नॉन स्टॉप भ्रष्टाचार है, नॉन स्टॉप यहाँ पर बेरोजगारी के खिलाफ जो जिस तरह से जो आप बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हमने रोजगार दिए। किसको रोजगार दिए? आज 2 लाख सैंक्शन पोस्ट क्यों खाली पड़ी है? जो कौशल विकास रोजगार निगम जिसका ये कहते हैं कि हमने 1.25 लाख दे दिया, कभी उस आंकड़े अलग अलग दे देते हैं। कभी कोई 1.25 लाख के करीब कहता है, कोई 1,43,000 बता देता है, अलग अलग बता देता है, अलग अलग आंकड़े। लेकिन ये कौशल विकास रोजगार निगम जिसमें कोई मेरिट नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, संविधान के भी खिलाफ, कोई उसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं, जो इन्होंने लिए हैं उनमें बताएं कि भाई रिजर्व कैटेगरी के उसमें से कितने लोग हैं, और ये भी बताएं कि भाई आपने किस तरह से शोषण किया है, जिस पोस्टों पे आप ले रहे हो आप उनको वेतनमान कितना दे रहे हो। सरकार खुद ठेकेदार बन गई। जिस पोस्ट की तनख्वाह 50,000 है उसे आप 20,000 दे रहे हो, जिसकी 30,000 होनी चाहिए उसको 10,000 दे रहे हो। ये एक बहुत बड़ा शोषण है युवाओं का। जब चाहे जब कान पकड़ के निकाल दो, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। लेकिन ठेके पे भर्तियां तो हुड्डा सरकार में भी हुई, कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन ये काम हुड्डा सरकार ने भी किया ना 10 साल में। नहीं, हुड्डा साहब के समय में कोई नहीं हुआ, कोई इस तरह का नहीं। बहुत सारी भर्तियां हरियाणा में हुई हैं, जो डीसी रेट जिसको बोलते थे कॉन्ट्रैक्ट पे, वो भर्तियां हुई हैं, अभी तक पक्के नहीं हुए हैं वो लोग। वो जो भर्ती जो हुई ना, वो जैसे कोई इमरजेंसी के जो डिपार्टमेंट है, जैसे कहीं बिजली के लिए एक साथ में कोई डीसी रेट पर लाइनमैन वगैरह कोई ऐसे लेने पड़े, पीने के पानी के लिए जो बिजली पानी जो जैसे मूलभूत जो समस्या है उनके लिए कि इंतजार करें कि उसमें एडवर्टाइजमेंट करें, कितना उसमें टाइम लगता है इंटरव्यू तक आने में और सिलेक्शन में। तो पानी के लिए तो आदमी बैठ नहीं सकते, तो कुछ ऐसी जो सर्विसेज हैं उनमें सर्फ लिए गए थे, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनमें लिए गए थे। पक्की भर्तियां हुई थी हुड्डा साहब के समय में सारे। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पे अभी भी हैं, क्या उनको पक्का किया जाएगा? हरियाणा में एक बड़ी मांग है कि गेस्ट टीचर्स हो गए या कॉन्ट्रैक्ट पे डीसी रेट पे लोग हो गए, अभी भी धरने पे बैठे रहते हैं, कभी उनको हटा। गेस्ट टीचर के लिए तो बिल्कुल बुलाएंगे, और नीति के वो किस तरह से वो पक्के हो सकते हैं उसमें सारा लीगल उसके बारे में सारे लीगल एक्सपर्ट हैं, उनसे राय लेकर के उस पर करेंगे। और ये कौशल विकास रोजगार निगम है, इसमें भी जो एलिजिबल हैं, जो ठीक है, उनको रखेंगे, लेकिन इस निगम को भंग करेंगे और परमानेंट जो सैंक्शन पोस्ट है 2 लाख उनको भरने का काम करेंगे, और 1 लाख तो 1 साल के अंदर ही करते हैं। उदयभान जी, चूंकि हम कम्युनिटी जर्नलिज्म में हैं और दलित बहुजन समाज के मसलों को प्रमुखता से उठाते हैं, हरियाणा कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, 7 गारंटियां दी हैं। शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को मैनिफेस्टो में क्या वादा कर रही है कांग्रेस, क्या दलित समाज के लिए करेगी? देखिए, एक तो हमारा 100 गज के प्लॉट, उसमें मोस्टली
दलित और पिछड़ा ही है वर्ग। 7 लाख लोगों को प्लॉट दिए जाने थे, 3,92,000 लोगों को हम दे चुके हैं। बाकी जो बच रहे हैं उनको हम 100 गज के प्लॉट के साथ उस पर 3.5 लाख रुपया अलग से 2 कमरे के मकान, लेटरिन, बाथरूम, किचन, बिजली पानी का कनेक्शन दे करके हम गरीबों को उनको देने का काम करेंगे। एससी कमीशन का हम पुनर्गठन करके उसको संवैधानिक अधिकार उनको पूरा देंगे। एससी बीसी का जितना भी बैकलॉग है उसको हम पूरा करेंगे। रोस्टर प्रणाली हम लागू करेंगे। रोस्टर से जिस तरह से वो हम पूरी तरह से करेंगे। जो एक अधिकार है एससी का उसको हम करेंगे। और ये जो एससी कमीशन होगा तो स्वाभाविक है जो एट्रोसिटीज के जो केसेस हैं उनमें फर्क पड़ेगा सीधा। और जो संबंधित है जो एससी के वो सारे मुद्दे हम उसमें शामिल करेंगे। बैकवर्ड क्लास के भी शामिल करेंगे। क्रीमी लेयर जो बैकवर्ड क्लास की है वो 10 लाख तक करेंगे, जिससे उनको एडमिशन में उनमें सर्विसेज में उनको जॉब मिल सके। तो एससी और बीसी के प्रति हमारा पूरा जो है वो उनके तरफ रहेगा। अब एससी बीसी कोई हमारी जो योजना है सबसे बड़ा लाभ होगा। अब ये देखो 300 यूनिट बिजली, गरीब आदमी तो हमारे हैं जिनके कोई एसी और मोटर तो चलती नहीं। ये समझो कि सबको मुफ्त की बिजली मिलेगी और बिल नहीं देना पड़ेगा। उससे सबसे ज्यादा तो एससी बीसी को ही लाभ होना है। इसी तरह से जो हमारा परिवार पहचान पत्र को इन्होंने हथियार बना करके जो लाखों गरीबों के पीले राशन कार्ड काटे, उनके हम दोबारा से पीले राशन कार्ड बनाएंगे। जिससे उनको राहत मिल सके। जिनकी पेंशन काटी है उनकी पेंशन को भी जोड़ेंगे। वो सम्मान पेंशन थे। पेंशन की राशि भी बढ़ा रहे हैं, 6,000 रुपये का वादा है। पेंशन की राशि हम 6,000 रुपये करेंगे। हर महिला को जो 18 साल से 60 साल की है उसको 2,000 रुपये महीने। 2,000 रुपये महीने 60 साल की हो जाएगी तो 6,000 की कैटेगरी में आ जाएगी। तो इसमें सभी दूसरे वर्गों के भी आएंगे, लेकिन इसमें जो ज़्यादा जो लाभ है सभी एससी बीसी सब जगह उसमें करेंगे। दूसरा उसका भी जब एडमिशन इसमें एमबीबीएस वगैरह के लिए होते थे तो 42,000 रुपये साल की फीस थी। उन्होंने उसे 10 लाख रुपए तक कर दिया। उसके ऊपर पुनर्विचार करके वहीं लेकर गए। ओके। इसमें एक और भी मसला है कि जो शेड्यूल कास्ट के परिवार हैं उनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख होती है, तभी उनको स्कॉलरशिप्स और कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए वो 8 लाख का पैमाना है फैमिली इनकम का। तो वो उसको बढ़ाने की तरफ कुछ काम करेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चे वंचित रह जाते हैं। बिल्कुल उसको बढ़ाया जाएगा। निश्चित तौर से उसमें बढ़ोतरी की जाएगी और ठीक से अच्छी बढ़ोतरी की जाएगी। एक और बहुत ज़रूरी मसला है उदय भान जी हरियाणा का। हरियाणा में जब हुड्डा सरकार के 10 साल के कार्यकाल को देखा जाता है तो उसमें भगाना कांड याद आता है, मिर्चपुर कांड याद आता है, गोहाना कांड याद आता है, और बहुत सारी एट्रोसिटीज़ के ऐसे बहुत ही भयंकर मामले हरियाणा में हुए हैं जो हुड्डा राज में हुए हैं। बीते 10 साल में अगर बीजेपी सरकार की बात करें तो कोई ऐसा बड़ा एट्रोसिटी का केस जो है वो रिकॉर्ड में नहीं आया है कि जैसा मिर्चपुर जैसा कोई कांड हुआ हो। हुड्डा सरकार अगर आती है तो दलित बहुजन समाज के बहुत सारे लोगों से हम मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आशंकित हैं कि कहीं वो दौर फिर से ना लौट आए जिस दौर में उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ होती थी। नहीं, वो प्रश्न पैदा नहीं होता। ये ठीक है, आपने जो ये 2-3 जो बताए हैं तीनों वो सही हैं। वो हुड्डा साहब के शासन में हुए थे, लेकिन उनको सख्ती से भी लिया और आगे इस तरह की घटना ना हो इसको पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। इसीलिए हम एससी कमीशन को मजबूती प्रदान करेंगे। और जो शेड्यूल कास्ट के लोग हरियाणा में सरकार बनाने और बिगाड़ने की स्थिति रखते हैं,
क्योंकि 22% आबादी है और उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब उनके आरक्षण में वर्गीकरण का एक मामला आया है। हरियाणा पहला राज्य है जहां बीजेपी सरकार ने इस पर फैसला किया कि हम वर्गीकरण लागू करेंगे। हालांकि चुनाव घोषित हो चुके हैं, उनका फैसला लागू नहीं होगा, वो सिर्फ एक चुनावी जुमला है उनका। आपका वर्गीकरण पर क्या स्टैंड है? कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी? देखिए, उनका तो चुनावी जुमला है। हमारा सीधा है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी जो संख्या है उसके मुताबिक उसको मिले। जब जातीय जनगणना हो जाएगी तो सबको अपने बराबर का उसमें अधिकार मिलेगा। ये तो राजनीतिक स्टंट है। और ये जो बाबा साहब ने जो संविधान में जिन जातियों को चिन्हित किया था शेड्यूल कास्ट में, अब उनमें ये विभाजन का उनमें आपस में उनको बांटने का ये षड्यंत्र है। और इसके ऊपर हमारा पूरी तरह से नज़र है। इसको हम देखेंगे कि किसी के साथ कोई जाति ना हो। सबसे हमारा तो है कि भाई पहले तरफ तो जो बाबा साहब ने शिक्षा की तरफ बढ़े। अब शिक्षित होंगे वही आगे बढ़ेंगे। अब जो बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं रहे तो उनको तो वो पीछे रह जाते हैं, किसी भी रूप में ले लो पीछे रह जाते हैं। तो ये इस चीज़ पर हमारी पूरी नज़र है। और ये जो पूरा हमारी पार्टी का केंद्रीय स्तर पर फैसला है। केंद्रीय स्तर पर फैसला है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे और किसी जाति को उपजाति को कोई अपने अधिकार से वंचित ना रहे, उनको बराबर का अधिकार मिले। हरियाणा में कुमारी शैलजा दलित समाज की नेता हैं, सम्मानित नेता हैं। कांग्रेस की कई रैलियों में उनके बारे में आप शब्द बोले गए, उनकी जाति को लेके कमेंट किया गया और उसके बाद से हम देख रहे हैं बीजेपी वाले उसको चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखो दलित नेताओं का क्या हाल है कांग्रेस में, कैसे अपमानित कर रहे हैं कांग्रेस वाले दलितों को। इनको तो दलितों के बारे में कहने का अधिकार ही नहीं है। दलितों के दलित विरोधी, संविधान विरोधी ये लोग हैं। ये तो रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। ये तो वो लोग हैं। इनसे हमें कोई सीख नहीं लेनी। जहाँ तक है, अगर कोई भी तत्व कोई सरकार कांग्रेस से संबंधित कोई इस तरह की कोई बदतमीजी करेगा तो उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शैलजा जी हमारी प्रदेश की बहुत सम्मानित, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। हमारी बहन को कोई अपमानित करे तो हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त कर नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति जो है किसी पद पर, वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। उसका पूरा इलाज कर देंगे। उदय भान जी, हरियाणा में दलित बहुजन समाज की हिस्सेदारी को लेके या राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हम देखें तो कांग्रेस ने एक नीति बनाई है अपनी, जो सामाजिक न्याय की नीति है। लोकसभा में भी संविधान हाथ में लेके और राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की, वो हमेशा सोशल जस्टिस के मसलों को प्रमुखता दे रहे हैं। क्या हम कांग्रेस की इस स्ट्रेटजी से ये उम्मीद लगा सकते हैं कि हरियाणा में दलित मुख्यमंत्री मिल सकता है? नहीं, ये नहीं कह सकते। मुख्यमंत्री की जहाँ तक बात है, मुख्यमंत्री विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व परिस्थिति अनुसार तय करता है। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने ही 4 दलित मुख्यमंत्री बनाए हैं। चाहे वो पंजाब का ले लें, चाहे महाराष्ट्र में सुशील कुमार शिंदे को ले लें, चाहे रामचंद्र दास को ले लें, चाहे उड़ीसा में ले लें। 4 मुख्यमंत्री दलित बनाए हैं। आज तक बीजेपी ने कोई बनाया है? तो कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो सबको साथ में लेकर के जहाँ जो परिस्थिति अनुसार फैसले लेती है। क्यों नहीं बन सकता? सब जगह बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। ये तो कांग्रेस नेतृत्व और विधायक दल तय करता है। लेकिन ये कहने वाले खुद बीजेपी वाले कौन होते हैं? जिन्होंने आज तक कभी कोई दलित मुख्यमंत्री बनाया है कहीं में, किसी प्रदेश में? और ये जो मुख्यमंत्री का आज ये कहते हैं शैलजा जी के, बहन जी के, ये शुभचिंतक है। ये सिर्फ राजनीतिक इनका शगुफा है कि भाई इस तरह से कोई भ्रांति पैदा की जाए किस तरह। अरे भाई आप अपना बताओ ना। और तुमने कोई मुख्यमंत्री नियुक्त किए हैं क्या पहले? तुमने क्या ये भजन लाल शर्मा को पहले बनाया था? ये मनोहर लाल खट्टर कहीं थे लाइन में जब मुख्यमंत्री बनाए थे?
मोहन यादव कहीं थे मुख्यमंत्री की लाइन में, योगी जी थे क्या मुख्यमंत्री की लाइन में? तो ये अपनी तरफ सोचे, हमारी तरफ में हमारा जो है सिस्टम, उसके मुताबिक प्रक्रिया पूरी होगी। चुनाव के बाद विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ऑब्जर्वर आएगा, केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल ये तय करेगा कौन मुख्यमंत्री हो। हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, 9.5 साल सरकार चलाई, लेकिन आखिरी 6 महीने में बदल दिया। तो नायब सैनी आ गए हैं, अब नॉन जाट सीएम वाला फॉर्मूला चल रहा है हरियाणा में। नायब सैनी के आने से कुछ फायदा मिलेगा क्या बीजेपी को? इनका कुछ नहीं, ये सारे फार्मूले फेल हो चुके हैं। जनता में इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। नायब सैनी तो बेचारा डमी आदमी, नायब सैनी है क्या? नायब सैनी अपनी जो विधानसभा थी उसके नारायणगढ़, वहाँ वो अपने बूथ से हारे, अपने गांव में हारे, अपने विधानसभा में हारे, अपने लोकसभा में हारे। उनकी पत्नी खड़ी हुई, वो चौथे नंबर पे आई जिला परिषद में, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तब वो बाई इलेक्शन करनाल से जीत गए। उसके बाद उन्हें ये नहीं पता कि वो चुनाव कहाँ से लड़ना है। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, वो कह रहे हैं मैं करनाल से लड़ूंगा। काफी कंफ्यूजन। मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि चुनाव कब हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से बात करके आता है, उन्हें ये नहीं पता कि क्या हो रहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और दूसरा, मुख्यमंत्री चारा अपना समय काट रहा है, और 3 महीने के लिए बनाया मुख्यमंत्री, उसका पूरा हो जाएगा। 6 महीने में एक भी शासन नहीं बुला सका, विधानसभा भंग करनी पड़ी, एक दिन भी शासन को फेस नहीं कर सका। तो मुख्यमंत्री के बारे में कोई, वो तो खड़ाऊ मुख्यमंत्री है, थोड़े दिन के लिए बनाया, बाकी कुछ नहीं। हरियाणा में क्या मोदी मैजिक काम करता है? क्योंकि मोदी तीसरे टर्म किसी तरह बन गए हैं जोड़ तोड़ करके। मोदी लहर जैसा, मोदी मैजिक जैसा कोई हरियाणा में कुछ असर दिखता है आपको? अब तो मोदी मैजिक सारे हिंदुस्तान से ही खत्म हो गया, हरियाणा में तो पहले खत्म हो गया। जितना मोदी आएगा उतना ही, अब मोदी जी आए तो थे, आपने देखा जिस मोदी के नाम से इतना क्रेज होता था, लाखों आदमी आते थे उसकी रैली में। कुरुक्षेत्र में 5,000 आदमी, 3,000 कुर्सी, और 2,000-2,500 के वो पुलिस फोर्स वाले। मतलब 5,000 लोगों में सिमट गया, जो लाखों की भीड़ होती थी। उनको कोई सुनने, उनको ये है कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो कहते हैं झूठ ही निकलेगा। अब उनकी बातों पे यकीन नहीं ना, रहता? यकीन खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। और आप ये बता रहा हूँ मैं आपको, हरियाणा की राजनीति इस देश की दिशा और दशा चेंज करने का काम करेगी। इसके बाद महाराष्ट्र जीतेंगे, फिर झारखंड जीतेंगे, और दिल्ली और बिहार जीतेंगे, और आप देखना इस सेंटर में सरकार बदलेगी। इतनी लंबी प्लानिंग है आपकी? बिल्कुल सही है, स्पष्ट है, प्लानिंग नहीं है, ये दिखाई दे रहा है सारा स्पष्ट। जो आप तो बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप भी इस बात से सहमत होंगे। उदयभान जी, मैं हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जा रहा हूँ, खरखोदा, रोहतक में, सोनीपत, पानीपत, कई जगह गया। लोग जो हैं, गांव के लोग ये कह रहे हैं कि भाई, हरियाणी में वो कह रहे हैं कि हम तो इन पोर्टला ने खा लिए। जो पोर्टल्स बनाए हुए हैं, किसी फैमिली आईडी का, प्रॉपर्टी का, हेल्थ का, अलग अलग तरह के पोर्टल्स हरियाणा में ऑनलाइन काफ़ी चल रहे हैं। इसको लेके जनता असहज है और थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही है, और वो कह रही है कि हमारा इससे नुकसान हो रहा है। इन पोर्टल्स को लेके आप क्या करेंगे अगर सरकार बनती है तो? ये बहुत जबरदस्त निराशा भी है और गुस्सा भी है इन पोर्टलों की वजह से। ये परिवार पहचान पत्र इन्होंने बनाए, उसको हथियार बना करके 9.5 लाख गरीबों के बीपीएल कार्ड काटे। उस समय 4.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी। और सारा न्यूज़ चैनल भी और बड़े बड़े सारे हमारे अखबार हरियाणा के ये कह रहे थे कि 90% इसमें परिवार पहचान पत्र में गलतियां हैं, 95% प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां हैं। लोग परेशान हैं, 1-1 किलोमीटर की लाइन लग गई। कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ कई धरने दिए, प्रदर्शन भी किए, मांग रखी सारी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, लेकिन सरकार ने कोई नहीं सुनी। अब जब 9.5 साल ये जब खट्टर साहब हट गए, जब ये बात मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट की कि हाँ, परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां हैं और इन्हें हम ठीक करेंगे, समय है नहीं।
तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी का था। मेरी फसल मेरा ब्यौरा। किसान काफ़ी तो अनपढ़ भी हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं तो कोई 2 4 5 क्लास इंटरनेट का पढ़ लिए, इस्तेमाल नहीं जानते, टैक्स से भी कम है लोग। कोई इंटरनेट के बारे में और इनके जो ना कोई जानते नहीं कि कैसे उसका फसल को एंट्री करा में। वो CSC सेंटर पे जाते हैं। कल गोदाम में मैं बात कर रहा था किसानों से, वो कह रहे थे कि जब भी जाते हैं कहते हैं सर्वर बंद है और फिर पैसा मांगते हैं। वो तो 200 300 400 रुपया उनसे ठगा जाता है, ले लेते हैं। उसके फसल एंट्री हो जाती है, और जब फसल वो एंट्री हो जाती है, जब वो फसल को लेकर आता है मंडी में, तो उससे कहते हैं कि पोर्टल काम नहीं कर रहा। अब किसान ट्रॉली भर करके अपने जिन्स ले आया हुआ है मंडी में बेचने के लिए, उससे कहते हैं तुम्हारे लिए एंट्री बैन है, क्यों पोर्टल नहीं खुल रहा। हम तो यही कह रहे हैं इनसे। अब किसान ये कहने लगे हैं कि जब ये वोट मांगने आएंगे तो इनसे कहो कि पोर्टल से वोट मांगो, और जिस दिन 5 तारीख को वोट पड़ेगी उस दिन कह देंगे कि बीजेपी का पोर्टल काम नहीं कर रहा, पोर्टल बंद था। पोर्टल बंद था। अच्छा जवाब है। तो जी इसलिए पोर्टल का हाँ, पूरी तरह से जनता में बहुत गुस्सा है, निराशा है। जी ना वो सेम विंडो कहीं मिलती, हाँ, ना कोई बीमा की जो कोई मिलती है इनकी किसानों की फसल बीमा वो उसका, ये जेंस का जो मैंने बताया मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ऐसे ही परिवार पहचान पत्र प्रॉपर्टी आईडी लोग मारे मारे फिर रहे। ये सारा धंधा बंद करेंगे। अब थोड़ा आपकी सीट के बारे में बात कर लेते हैं, आखिरी कुछ सवाल ले रहा हूँ। होडल सीट आपके परिवार का एक तरीके का गढ़ है, आपके पिताजी यहाँ से विधायक रहे, आप विधायक रहे, लगातार विधायक बनते जा रहे हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में आप कुछ 3,500-4 हज़ार वोट से हार गए। इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, हालांकि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है। कितनी बड़ी फाइट देख रहे हैं या इसको एक केक वॉक मान रहे हैं? यहाँ कोई फाइट ही नहीं है किसी तरह की। 3,000 वोटों से मैं हारा था, 300 वोटों से। उसके कई कारण बन गए थे। अब मैं 75 पार और ABP न्यूज़ पर आज तक पर 18 तारीख को दिखा दिया सी वोटर का सर्वे। 78 से 83 सीटें बीजेपी की आ रही हैं, कांग्रेस की 3 से 5 आ रही हैं। तो जो फ्लोटिंग वोट है उन पर असर पड़ता है, उनका माइंड चेंज होता है कि भाई सरकार तो बीजेपी की आ रही है। 78 से 83 नहीं आएंगे, 70 आ जाएंगे, 65 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे, 55 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। सरकार बीजेपी की बन रही है तो राज्य में साझा कर लो। पहले विपक्ष में रहे 5 साल, 14 में हम इसी मोदी लहर में जीते थे 12,500 से। तो ये कि विपक्ष में की बजाय राज्य में साझा कर लो। तो जो फ्लोटिंग वोट है उन पर असर पड़ा, उसमें बहुत बड़ा रोल। और खाली मेरी सीट पे नहीं, अगर इस तरह के सर्वे और ओपिनियन पोल जो झूठे और जो पहले से ही निर्धारित करके एक प्लान के तहत नहीं होते तो सरकार कांग्रेस की बनती। ये 40 से 25 पर आते, 15 सीट कम से कम घटते और 15 सीट कांग्रेस की बढ़ती। उल्टा होता। इसका बहुत बड़ा रोल तो आप इस मीडिया का रहा। मीडिया की भूमिका को भी आप संदिग्ध मान रहे हैं कि वो ओपिनियन बना देता है? मीडिया की जो भूमिका जो रही वो बहुत ही संदिग्ध नहीं, वो एक योजना के तहत थी, हरियाणा के मतदाता को गुमराह करने की। उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है मीडिया का। हम इस बात को मानते हैं, हम मारे हुए हैं मीडिया के मारे और मीडिया ने बहुत इमेज भी बनाई है और बिगाड़ी भी है, इस बात पे हम सब सहमत हैं। मीडिया पे सभी लोग बहुत विश्वास करते थे, बहुत विश्वास करते थे। ये 2014 से मामला बिगड़ा है, उससे पहले बहुत विश्वसनीयता थी मीडिया की और बहुत लेकिन अब जो है ना सब चीज़ रखा है कंट्रोल, वो है सबसे बड़ी बात। अच्छा उदयपान जी, आखिरी चलते चलते एक सवाल ले रहा हूँ। आप हरियाणा में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। कई सूबों में हमने देखा कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्टी बदल रहे हैं।
इस बीच में आपका मन नहीं किया या कोई ऑफर नहीं मिला कि चलो पार्टी बदल लेते हैं, कांग्रेस ठीक काम नहीं कर रही है, कांग्रेस अभी प्रदर्शन अच्छा नहीं कर रही है? क्योंकि इसलिए मैं तो विचारधारा से, हम्म जो बीजेपी के आरएसएस के जो विचारधारा है, जो विभाजन की है, हम्म ये वो लोग हैं जिन्होंने 11 दिसंबर 1949 को हम्म भारत के संविधान की और बाबा साहब की पुतले जलाने का काम और संविधान की प्रतियां प्रतियां जलाने का जलाई काम गई थी। किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते, रिजर्वेशन के खिलाफ थे। इन्होंने जगह जगह बार बार, इनके मोहन भागवत ने भी कहा, इनके एमपी बार बार कहते हैं कि हमें 400 सीटें चाहिए कि हम संविधान को बदलने के लिए, इसको रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए। इनकी नीयत में पूरी तरह से खोट है। ये दलित विरोधी हैं और मनुवादी सोच के व्यक्ति हैं, इसलिए उनसे हमारी विचारधारा मिल ही नहीं सकते। हम डॉक्टर अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, तो ये मनुवादी लोग हैं। हमारे इनसे जो है विचार मेल खा ही नहीं सकते। आखिरी सवाल ले रहा हूँ उदयभान जी, एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, हाल ही का आपके मैनिफेस्टो घोषणा का है। गीता भुक्कल आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष हैं अमित मालवीय, उन्होंने वो ट्वीट किया और आरोप लगाया कि आप उन्हें गलत तरीके से टच कर रहे हैं और वहाँ पे अभद्रता कर रहे हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से वायरल किया जा रहा है। आपने वो वीडियो देखा है क्या, और उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये इतने घटिया किस्म के लोग हैं, कुछ भी किसी भी हद तक नीचता की पराकाष्ठा पर ये जा सकते हैं। मैं उनसे कह रहा था थोड़ा शॉर्ट कर दो बस। अच्छा। हाँ, शॉर्ट में रख दो, बात थोड़ी सी लंबी हो रही थी तो मेरे से कहा गया था कि थोड़ा शॉर्ट करने के लिए कहो, तो मैंने वो कहा था थोड़ा शॉर्ट कर दो। हमारी बहन है, हमारे बहुत मधुर संबंध है। ये इनकी जैसी खुद की सोच है, जो एक इनकी जो मानसिकता है, इनको इस तरह के जो ये लोग बहुत घटिया मानसिकता के लोग हैं। तो वीडियो देखा और तो क्योंकि गुस्सा आया, बुरा लगा? दलित उनको कहते हैं कि वो उनको दलित बता रहे कि मैं क्या हूँ। अरे हम एक ही समाज के हैं। और फिर हमारी बहन है, हम स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारा दरबार लगा हुआ, सारे नेता बैठे हुए हैं। इनकी कितनी इनकी घटिया मानसिकता है, जैसी इनकी खुद सोच है ऐसा ही दूसरों को समझते हैं। तो कैसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई ऐसे पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। वो जो ना वो बहन जी ने, शायद गीता भुक्कल जी ने, मेरी बात हुई, वो शायद वो केस कर भी रही है, केस फाइल कर रही हैं। चलते चलते, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और वोटर्स के मन में कई तरह की दुविधा भी है, वोट डालने जाएं कि ना जाएं, किसकी सरकार चुने, वोटर से क्या कहना चाहेंगे? वोटर से तो यही कहना चाहेंगे कि वे एक तो अधिक से अधिक मतदान में हिस्सा लें इस लोकतंत्र के पर्व में, और इस 10 साल के इस कुशासन को हरियाणा से उखाड़ करके फेंकें, जो आज प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंचा दिया। 30 से ज़्यादा बार यहाँ पर पर्चे लीक हुए हैं। इनके एचपीएससी के अधिकारी करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। चेयरमैन और 8 अधिकारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सस्पेंड हुए हैं। वहाँ पर खड़ी बोलियां लग रही थी। कौशल विकास रोजगार निगम का एमडी भी भ्रष्टाचार में सस्पेंड हुआ है। तो ये भ्रष्ट लोगों की इनकी सरकार को उखाड़ करके फेंके और प्रदेश में बिल्कुल एक न्याय का और एक अच्छे वातावरण का जो यहाँ पर जैसे शासन चले, और सबको साथ में लेकर के जो समस्या है किसान के, मजदूर की, गरीब की, उनकी समस्याओं पर ठीक से समाधान हो सके। कोई प्रोजेक्शन दे सकते हैं नंबर्स का कि कितनी सीटें आएंगी आपकी? नहीं, मुझे लगता है कि 2005 में हमारी 67 सीटें थी। उससे ज़्यादा जुनून लोगों में मैं देख रहा हूँ। अपने राजनीतिक तजुर्बे से 40 साल का मेरा भी तजुर्बा हो गया राजनीति का। मुझे ऐसा लगता है कि 67 सीटों का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। बड़ा नंबर दे रहे हैं? पूरा विश्वास है। और ईवीएम पे?
ईवीएम का तो अब देखते हैं कि ईवीएम का तो ये कर नहीं सकते कुछ भी, उस पर तो बस चल नहीं रहा। और वो तो आ रही है, पार्लियामेंट की भी आ रही है, एडीआर की भी रिपोर्ट आई, वोट फॉर डेमोक्रेसी की भी रिपोर्ट आई है। ईवीएम पर प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है किस तरह से इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है सब जानते हैं, उसको भी देखेंगे कि ये तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए चुनाव के ऊपर। अगर लोकतंत्र को अगर हड़पा जाएगा, लोकतंत्र को छला जाएगा, तो इस देश में बड़े हालात खराब होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उदयभान जी हमसे बात करने के लिए। ये थे उदयभान जी जो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और बेबाकी से इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। इस बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640, IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।